के बारे में मशहूर था। हमने सिराज मुनीर साहब की शुरू के दिनों में उनसे गुफ्तगू, उनकी बैठकों में बैठे हैं, उनसे सीखे हैं और माल रोड पे 2-2 घंटे उनके साथ हम चलते रहे हैं, मैं और अमजद तुफैल, डॉक्टर अमजद तुफैल। तो हम बहुत जूनियर थे, उनकी बातें सुनते थे। वो ये जो आज़रबाईजान है आज, रशियन की स्टेट्स हैं, ये उन दिनों बात करते थे, आप यकीन करें हमारे इधर से ऊपर से गुजर जाता। उसके पास इल्म था, उनके बारे में मशहूर था कि भाई जिस चीज़ की तनकीद उस बंदे ने की है ना, इसको उलट भी वही कर सकता है और किसी के हिम्मत नहीं है। इल्म नहीं होता था, पूरी बात है। अब देखें ना, डॉक्टर वजीर आगा हैं, डॉक्टर दूसरे हैं बड़े बड़े, और डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी कराची के। मैं कहता हूँ एक जहान है नकादों का। उनको खुद शिकवा होता था कि ये जो किताबों की तकारीब रूनुमाई है, ये असल में एक पहला घाव लगा था तनकीद के असली होने पर। इन लोगों ने इस मिजाज ने वो जो होता है ना, सेल्फ प्रेजमेंट का माहौल पैदा किया, और जिस पे ज़रा तनकीद होती थी कहते हैं यार देखा उसके साथ क्या कर दिया, उसके तो कपड़े उतार दिए उसने। तो एक वक्त था जब तनकीद को वो तारीफ़ समझते थे, अपनी इस्लाह का ज़रिया समझते थे, उसको सामने रख कर अपनी ठीक करते थे। लेकिन बाद में अब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आज बड़े से बड़ा शख्स भी अपने बारे में कोई ऐसा जुमला सुनना नहीं चाहता। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा नक्स है। हालांकि दियानतदाराना तनकीद जो है उससे तख्लीक कार का जो फ़न है वो निकलता है, तख्लीक कार का फ़न भी निकलता है, और वो इरा भी एक सुनहरी इरा बन के निकलता है। उस अहद में आप देखें ना, अगर मौलाना हाली निकले हैं, अगर सर सैयद अहमद ख़ान निकले हैं, या और कोई बड़े बड़े लोग आए हैं बहुत बाद तक, इकबाल तक, उसके बाद एक बंद आ गया है। तो उसकी वजह यह है कि वो एक माहौल होता था तनकीद, यानी वो दूसरे की राय को तनकीसी राय, जिसको हम तनकीस का लफ्ज़, अब तनकीस का लफ्ज़ इस्तेमाल, उस राय को वो बहुत वैल्यू देते थे। जी दुरुस्त है। तो आज भी जो शख्स इस तरह का नुक्ता नज़र रखता है और वो कहता है कि वो उसने जो एतराज़ किया है वो मुझे सोने नहीं देता रात को, तो वो बहुत बड़ा बनता है और मजबूत होता है, वो एक अच्छी चीज़ लेकर आता है। तो बड़ी तख्लीक के लिए तनकीद भी पेरोटी के साथ होनी चाहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ अब्दुल मतीन साहब शायर भी बहुत अच्छे थे, और तनकीद उन्होंने बड़ी की। इम्कानात उनकी किताब है, वो पढ़ने की किताब है, कमाल की। अच्छा, आप अपने लाहौर के दिनों में एक तो फ़नून के दफ्तर में जाया करते थे, और भी कोई मरकज़ था ऐसा जो एक तो फिर दूसरा मरकज़ तो हम कहें कि सरगोदा में था उनका, डॉक्टर वज़ीर आगा साहब। जी बिल्कुल, हाँ। तो लाहौर में कोई और मरकज़ मेरा ख्याल है कि फ़नून सर लाहौर में मरकज़ वही थे जहाँ अदबी मजलिसें होती थी, तनकीदी इजलास होते थे। चाइनीज़ लंच होम है, इधर एक और होटल था जहाँ हल्का तसनीफ़ अदब का होता था। उस होटल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बिल्कुल सामने पुरानी अनारकली की तरफ निकल जाता था। ये मेन से लेफ़्ट को निकल जाता था, टोलेंटन मार्केट के साथ ही करके। तो वो एक माहौल होता था, वो सारे मराकज़ थे, यानी पार्क टी हाउस जहाँ होता था, वो चाइनीज़ लंच होम फला, और वो भी। तो ये सारी वो जगह थी। इसके अलावा वो टोलेंटन मार्केट के साथ आरिफ अब्दुल मतीन साहब, इसी तरह हाँ वो भी है ना, ये पंजाबी अदबी परिवार, और उसका चाइनीज़ लंच होम में ही पंजाबी अदबी परिवार के इजलास होते थे। बुध के दिन होते थे, इनका हफ्ते को होता था। तो डे चेंज किए हुए थे, लेकिन वो मरकज़ बहुत बड़ा था। हफ्ते में 4 बार अदीब वहाँ आते थे। तो इसी तरह वो जो है एक और मरकज़ था, ये जिसे कहते हैं कि मुझे अब नाम याद नहीं, लॉर्ड्स होटल था, वहाँ भी होता था। नहीं, ये जो है ना माल रोड पर ही था, कोई माल रोड पे ही इस साइड पे करके था। उसके सामने एक बड़ा पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट एक थी, अब पता नहीं है या नहीं, वहाँ पंजाबी का एक बहुत बड़ी तंजीम के इजलास होते थे, और उसमें वो
एक उन्होंने डब्बा सा बना के उसके अंदर एक बड़ा सा वो प्रिंट करके रखा होता था। उसको वो लिखते थे चोली फंड। चोली फंड, वो जो 10-10 रुपए, जी हाँ जी हाँ जी, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, वो उसमें वो कुछ भी नहीं करते थे, वो पड़ा होता था, अपने खुद डाल देते थे, कोई ना डाले। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ आज भी इसी चीज़ पर चल रहा है, सेल्फ फाइनेंसमेंट करते हैं उसमें। और अगर वो सरकारी बरात लें जो अब ली जा रही हैं तो इसको बहुत बुरा समझा जाता है। ठीक है। अच्छा, कोई अपनी उर्दू तख्लीक, कोई गज़ल हमें इनायत कीजिए। वो आप एक उसका कर रहे थे जी, तुम क़यामत का नाम दोगे इसे, हाँ, वक्त अपनी थकन उतारेगा। जी हाँ, वो वाले मैं चंद शेर आपको जी पेश कर देता हूँ, इरशाद। 4-5 शेर। हुस्न जब हुस्न को पुकारेगा, हुस्न जब हुस्न को आसमां रोशनी उतारेगा। वाह वाह, हुस्न जब हुस्न को पुकारेगा, आसमां रोशनी उतारेगा। पहले उतरेगा मेरी नस नस में, बहुत खूब, पहले उतरेगा मेरी नस नस में, फिर मोहब्बत का रूप धारेगा। वाह, बहुत अच्छे। पहले उतरेगा मेरी नस नस में, फिर मोहब्बत का रूप धारेगा। तुम क़यामत का नाम दोगे इसे, वक्त अपनी थकन उतारेगा। तुम क़यामत का नाम दोगे इसे, वक्त अपनी थकन उतारेगा। मैं कभी सोच भी न सकता था, मैं कभी सोच भी न सकता था, यूं मेरे मौसमों को मारेगा। मैं कभी सोच भी न सकता था, यूं मेरे मौसमों को मारेगा। कैसे बदलेगा अपनी आदत को, कैसे बदलेगा अपनी आदत, कैसे बदलेगा अपनी आदत को, किस तरह मात पर वो हारेगा। वाह, कैसे बदलेगा अपनी आदत को, किस तरह मात पर वो हारेगा। तुम क़यामत का नाम दोगे इसे, वक्त अपनी थकन उतारेगा। ये इस शेर के साथ बहुत वाक़यात जी जी बहुत हैं, और मैं अब वक्त नहीं, बहुत गहरा शेर है आपका ये। अच्छा, ये फरमाइए कि जो हाइको है वो भी आपने सराइक्यू में पूरी आपकी किताब है हाइको जी की। जी उर्दू में भी आपने हाइकोस कही हैं? जी, मैंने पहले बाकायदा उर्दू हाइको कहे बहुत पहले, और वो एक दफ़ा आपसे बात हो रही थी तो मैं असनाफ़ सुखन के हवाले से कि नज़म, गज़ल, फ़लाँ सिन्फ़ सुखन, फ़लाँ सिन्फ़ सुखन, कई तो अब नापैद हो गए, सिर्फ तारीख़ का हिस्सा है, किस्सा पारीना है। लेकिन कई मसलन गज़ल एक मुँहज़ोर घोड़े की तरह जा रही है। गज़ल के अंदर वो ताकतें हैं, वो क़ुव्वतें हैं। अब वो कौन सोच सकता था कि फ़ारसी कसीदे की इब्तदाई हिस्सा तशबीब जिसे हम कहते हैं, उसकी कोख से गज़ल ने जन्म लिया, और गज़ल इस कदर तवानाई के साथ सदियों से बर्रे सगीर में सफ़र कर रही है। वो अपनी यानी गुलकारी की महफ़िलों में भी और महफ़िलों में भी सबसे ज़िंदा ताबिंदा वही है। इसके साथ बिलाशुबा जदीद नज़म ने बड़ा मुकाबला किया है। दोस्त इसमें बाद दफ़ा तलखी का शिकार हो जाते हैं। इसको मैं 6x6 का कहता हूँ कि ये आँख भी मुझे अज़ीज़ है, ये भी मुझे अज़ीज़ है, और मुझे ये भी चाहता हूँ कि इसकी भी 6x6 हो और ये भी 6x6 हो। तो मैं उस चीज़ के तहत हाइको की तरफ आया था। मैं गज़ल कहता था, अब भी गज़ल मेरा मैदान है, लेकिन हाइको की तरफ आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो हाइको कि इस तरह आए कि वो जिसे कहते हैं ना कि दोस्तों ने बहुत पसंद किया। तो फिर मैं हाइको की तरफ, मेरा पूरा मजमुआ वाहिद मुतकल्लम, ये भी आपने वाहिद मुतकल्लिम, उसका मैंने मजमुआ रखा, उसकी किताबत करा ली, वो बटर पेपर पे वो चिपक गया एक दूसरे के साथ। तो दफ्तरी मसरूफियात, बहुत ज़्यादा मसरूफियात, अदबी और लिटरेरी मसरूफियात की वजह से मैं इधर तवज्जो नहीं दे सका। अब थोड़ा सा इस तरफ रुझान कर रहा हूँ, तो जो चीज़ें ज़ाय हो गई हैं, लेकिन मेरे पास मुसव्वदे मौजूद हैं। तो हाइको जो है सिर्फ इस वजह से मैंने सराइके में भी कहे। मैं आपको एक और चीज़ कहूँ, मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसके उर्दू में
पंजाबी में और सराइकी में मुकम्मल मजमूए मौजूद हैं। छपा हाइको का सिर्फ सराइकी का है, उर्दू वाला और पंजाबी का छपना है अभी। अच्छा, मुझे ये फरमाइए, बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि सराइकी आपकी मादरी ज़बान है, तो पंजाबी में आपने एमए किया और पंजाबी में एमए आपने फर्स्ट डिवीज़न में किया। वैसे भी कोई लिटरेचर का कोई भी मसला उर्दू हो या कोई ज़बान हो, खुद मेरी सेकंड डिवीज़न आई जी बिल्कुल, तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न बहुत रेयर है जो आ सकती है। तो आपने पंजाबी जो आपकी जो मादरी ज़बान नहीं थी उसमें एमए आपने फ़र्स्ट क्लास में किया, तो ये क्या राज है कि इतना आपने ज़ाहिर मेहनत की होगी, इतना लगाव रखते हैं आप इस ज़बान से कि उसमें आपको फर्स्ट क्लास में? इसमें इसके पस मंज़र में जो मेरी सोच है, जो मैं दोस्तों को भी मुंतकिल करना चाहता हूँ, कि जो दूसरों की ज़ुबान से, कल्चर से, लिटरेचर से मोहब्बत नहीं करता, वो बुनियादी तौर पर अपनी ज़ुबान और कल्चर से भी मोहब्बत नहीं करता। ये एक सीधी सीधी बात है। मैं इसलिए अपनी मादरी ज़ुबान के अलावा पंजाब में रहता हूँ, मैं लाहौर में रहा, तो मेरी मोहब्बत इससे, मैं पेशावर में जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे पश्तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे पश्तो के थीसिस हैं एक दो जिस पे मैं काम नहीं कर सका, वो तहकीकी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें। तो एक कंपैरेटिव स्टडी थी उसकी, वहाँ के दोस्तों से होता था। तो पंजाबी से मेरा, मैं चूँकि लाहौर में रहा और आरिफ अब्दुल मतीन साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, तो पंजाबी से मेरी मोहब्बत उतनी ही है जितनी मेरी मादरी ज़ुबान से है। और पंजाबी में मैंने बहुत सारा काम किया है। मेरा पंजाबी ड्रामा भी अगर कोई ऑन एयर गया है तो वो पंजाबी का, ये जो इसका आपने अभी तारुफनामे में किया था, पग जो है उसमें, हाँ जी बिल्कुल, सुहेल अहमद, सुहेल अहमद साहब ने अजीज़ी है, बेहतरीन दुनिया का जो प्रोग्राम है, मज़ाहिया प्रोग्राम आता है जी जुनैद के साथ, जुनैद, तो उसमें जो अजीज़ी का कैरेक्टर किया, अजीज़ी का कैरेक्टर वो सुहेल अहमद ने किया। मलिक मेहरबान का मरकजी किरदार था। अच्छा अच्छा, क्या शख्स है वो, क्या शख्स है, है, तो बड़ा ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ जब वो उस शख्स ने 13 किस्तों को 2.5 दिनों में रिकॉर्ड कराया, वाह वाह वाह, 13 किस्तों, वो उन दिनों स्टेज ड्रामा कर रहे थे। आपको पता है रोज़ का 1 लाखों लेते थे, बिल्कुल, उनकी वजह से बाकी आर्टिस्ट भी, तो एक कोई वक्फा था बीच में, वो आए, वाह वाह, तो वो डॉक्टर फ़कीर हुसैन फ़कीर का नवासा है। अच्छा, आप देखें ना कौन है वो, कौन है, बिल्कुल बिल्कुल, बाबाए पंजाबी जिनको कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनका नवासा है ये। उन दिनों उन्होंने बताया था। वाह वाह वाह। तो बात यह है कि बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी है पाकिस्तान में, बहुत लोग पड़े हैं और बहुत काम कर रहे हैं। उनको खराज तहसीन हम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए उनको। कई लोगों को वो मिलता नहीं मुकाम और वो चीज़ें। अच्छा, फ़कीर मोहम्मद फ़कीर के, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर के उन्होंने खुद बताया, क्या बात, जब वो यहाँ ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे ना, उनसे गपशप होती रही, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हमने तो एमए पंजाबी के वक्त बाबाए पंजाबी को हमने पढ़ा और अकीदत के साथ पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप कुछ हमें सराइकी की कोई चीज़ सुनाएंगे? दोड़ा सुनाइए कोई सराइकी। मैं, हाँ, दोड़ा सुना देता हूँ, इसलिए कि मुझे कई चीज़ें अपनी याद नहीं आती। मैं ज़रा इधर देखता हूँ कि मेरे पास कोई कागज़ अगर आता है। ये कश्मीर की जो मेरी सराइकी किताब है, पूरी किताब है वो तो आपकी? जी बिल्कुल, बरफ़ द शेख, जिसमें बोलियाँ, हाइको, माइये, दोड़े और एक और सिनफ़े सुखन है। ये फोक और एक हाइको मैंने उसमें शामिल किए थे, ये मैंने जान के किया था। तो उसमें एक दोड़ा था। अब आप देखें ना कि मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। बोलियाँ उसमें बड़ी अजीब अजीब अंदाज़ की हैं। सस्सी यार पुनल दे ख्वाबिच, खिलदे कंबी डर गई। वाह वाह। सस्सी यार पुनल दे ख्वाबिच, खिलदे कंबी डर गई। क्या बात। टलियां कुआ घब्बे पै गए, डाची लाशां ढो ढो मर गई। टलियां कुआ घब्बे पै गए, वो आप जानते हैं ना कि आवाज़ बैठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। टलियां कुआ घब्बे पै गए, डाची लाशां ढो ढो मर गई। हिंदू ते अंग्रेज दी गिटमिट, कश्मीरियां को लीरा कर गई। हिंदू ते अंग्रेज दी गिटमिट, कश्मीरियां को लीरा कर गई। धूड़ इच बुड़ गई आबिद, ससी आबिद, धूड़ इच बुड़ गई ससी आबिद, पर पुन्नू दी अख तर गई। दोड़े में 4 मिसरे होते हैं।
तीसरे या चौथे मिसरे में शायर को अपना तखल्लुस इस्तेमाल करना पड़ता है, ये उसकी खसूसी चीज़ है। और सराइकी में तो दौड़ा कमाल का, ये बहावलपुर की तरफ और ये सरगोदा की तरफ और इलाकों में ऐसे ज़ोरदार दौड़े लिख रहे हैं लोग। एक यासीन नाम का शायर है, मुझे मैं कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी चीज़ें मुझे दोस्तों ने सुनाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहाँ से ये बोलते हैं। एक नसीर शायर है, वो जब कहता है तो बंदे को हिला के रख देता है, ऐसे लगता है जैसे उसने ज़मीन का ये टुकड़ा हिला दिया हो। तो तख्लीक का ज़ोर जो आता है ना जब, तो आज गज़ल की मैं यही बात करता होता हूँ कि गज़ल को अल्लाह ताला का कोई अमान हासिल है, गज़ल को ऐसा ऐसा खून मिल रहा है, ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, जनरेशन से दर जनरेशन वो बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये तख्लीक का सफ़र जारी रहेगा। अच्छा, ये फरमाइए, आपको मौसीकी से भी दिलचस्पी है? कोई मौसीकी से दिलचस्पी है? कोई गाने सुनते हैं आप, कोई गीत सुनते हैं? आवाज़ जो भली है वो आपको भी भली लगती है? अब आपकी अपनी आवाज़ कैसी है? बहुत, मैं अपनी आवाज़ का तो सोच ही नहीं सकता। अच्छा, मैं अभी गिर पड़ूंगा आपने जो बात की है, इसलिए कि मेरी आवाज़ अच्छा गा लेते हैं? अच्छा गा लेते हैं? कतन नहीं, कतन नहीं। हाँ, अच्छी आवाज़ की गीत सुनना, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग हैं। मैडम नूरजहां मुझे बेहद पसंद थी। मैडम नूरजहां का मैं कैसेट सुना करता था। और मेरा जो ये अथरू अख्तो वड्डे पंजाबी शायरी का मजमूआ बिल्कुल तैयार है, पंजाबी गीतों का मजमूआ, वो बिल्कुल यानी समझ लें कि मैंने किसी गुलकार को, मैडम नूरजहां को, किसी अल्लड़ मुटियार को सामने रख के ना वो गीत कहे थे। हाँ, उसमें काफियाँ भी हैं, उसमें धमालें भी हैं, लेकिन अक्सरियत गीतों की इस अंदाज की है और वो जल्दी मुनस्सर शहूद पे आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो मौसीकी को इस हद तक मैं एंजॉय ज़रूर करता हूँ। यानी उनको आप खातून, अच्छा सुर, अच्छी आवाज़, अच्छी धुन, वो मुझे बहुत हांट करती है। खातून आवाज़ के हवाले से तो आपने फरमाया कि मैडम नूरजहां मुझे बहुत। अच्छा, उसके अलावा मर्द की किसी की आवाज़ आपको पसंद? उसमें हामिद अली खां मसलन, या उनके वालिद हामिद अली खां। हाँ नहीं, ये तो क्लासिक में है ना जी। मैं अब दूसरे बात तो मुझे अहमद रुश्दी कभी बहुत वो करते थे। यकीनन अहमद रुश्दी ने जब पॉप म्यूजिक समझ लें कि पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री में आगाज़ करने वाला पॉप का वो है, कोकोरीना से जब आए थे, तो उसके बाद उसकी आवाज़ में एक बड़ी अपनाइयत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी उम्र का हिस्सा बहुत कम रखा। वो बहुत जल्द अपने मद्दाहों से और अपनी आवाज़ सुनने वालों से बिछड़ गए थे। तो अच्छा, पंजाबी की अपनी कोई अब चीज़ सुनाइए हमें। हाँ, मैं क्योंकि ये मेरा जैसे तारुफनामे में आपने वो किया जुए विच तकदीरा। अच्छा जी, ये मलिक मेहर अली हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरा यानी ये सजेस्ट किया, मेरे जुए विच तकदीरा लाइयाँ मिसरा था, उन्होंने इसको लाइयाँ हटा दिया, उन्होंने कहा जी ये नाम है तुम्हारी। क्या बात है। तो मैंने जब सोचा तो मैंने कहा क्या इसके अंदर डेप्थ है, गहराई है, एक मैसेज है इसके अंदर। मलिक मेहर अली हमारे बहुत ज़हीन और फतीन हमारे दोस्त हैं सर। उसने जो पंजाबी अफसाना लिखा है ना, जी बिल्कुल कमाल करती है, कमाल करती है, कोई शक नहीं। हमारे सामने उसने कहे जी बिल्कुल, मलिक मेहर अली साहब ने। जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद तो अब उनकी उसके इंडिया में पता नहीं कितनी जुबानों में, हाँ, कई यूनिवर्सिटीज में तर्जमा हो चुका है, बहुत तर्जमा पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, ये हड़प्पा की और इधर साहिवाल वगैरह की ज़बान है। यंगस्टर्स में वो लेजेंड है जी, वो यंगस्टर्स का लेजेंड है जी बेशक, पंजाबी का। तो वो मैं वैसे ही चंद शेर सुना देता हूँ। जरूर। पदरा रस्ता टिबियां वर्गा कर देवे, पदरा रस्ता टिबियां वर्गा कर देवे, मेरी औकड़ मैनू तगड़ा कर देवे। पदरा रस्ता टिबियां वर्गा कर देवे, मेरी औकड़ मैनू तगड़ा कर देवे, कौन है जीदी मैं बन जावां कच्ची कंध, कौन है जीदी मैं बन जावां कच्ची कंध, कौन है जेड़ा मैनू लेपा कर देवे, कौन है जीदी मैं बन जावां कच्ची कंध, कौन है जेड़ा मैनू लेपा कर देवे, ओ मैनू दुनिया तो इंज नतारदा है,
ओ मैनू दुनिया तो इंज नितारदा है ज्यों मदानी मक्खन वखरा कर देवे। ओ मैनू दुनिया तो इंज नितारदा है ज्यों मदानी मक्खन वखरा कर देवे। होर जे कुछ नहीं ऐना ते कर सकदा है मेरी चुप विच चुप दा वादा कर देवे। होर जे कुछ नहीं ऐना ते कर सकदा है मेरी चुप विच चुप दा वादा कर देवे। खौफ किसे दरबारी चिट्ठी वांगू है। खौफ किसे दरबारी चिट्ठी वांगू है जद आवे सुख चैन दा पटड़ा कर देवे। खौफ किसे दरबारी चिट्ठी वांगू है जद भी आवे जद आवे सुख चैन दा पटड़ा कर देवे। बस वो मैंने बहुत लिखा, बहुत काम किया हुआ है, बिखरा हुआ है। कई चीज़ें मेरी दस्तरस में अभी नहीं आती। ये दस्तरस से मुझे हमारे मिला था स्कूल मुल्तान के वो उस्ताद मोहतरम उर्दू जिनसे मैंने 6वीं में भी 7वीं में भी 8वीं में भी पढ़ी, उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई भी बड़ी की। नज़दीक इस कदर, ये उनका शेर जो मुझे याद आता है, नज़दीक इस कदर कि मेरी दस्तरस से दूर अपना मुकाम मेरी रगे जहाँ बना दिया। नाम में ना हब्लुल वरीद का क्या खूबसूरत। ये हमारे सैयद इस्माइल रिश्ती साहब हैं। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। सैयद इकबाल शाह साहब हमारे जो वो थे और ये उर्दू इनसे सीखा। और बहुत असल में मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों को सर ये कहा करता हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे जो इंग्लिश ईडियम्स 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं में याद होते थे वो बाकायदा सैकड़ों में होते थे, इतने याद होते थे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक शाइनिंग स्टूडेंट के तौर पे अपने पूरे स्कूल में रहा। तो वो मेरे लिए पूरा कैरियर मेरा इस तरह है। फिर उस चूँकि ये बुनियाद बनी थी स्कूल से, तो हमने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह ही किया। जब कभी कोई टीचर पेपर लेते थे तो मैं फर्स्ट आता रहता था। वो जो बुनियाद उन्होंने फराहम की थी, वो जो एक विजन दिया था हमें सोचने का, मैं यही हमेशा फिर कहूँगा कि सुनने वाले, देखने वाले, खुदा के लिए आप किताब को या कंप्यूटर से आप ये ना समझें कि आपको सब कुछ आ गया है। आपने पेपर लिखना है, पेपर कंप्यूटर से नहीं करना। आपने लिखना है, कागज़ आपके पास होगा, कलम होगा, तो घर पे भी उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको अपना पता चलेगा कि मैं किस पानी में हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं। वो हमारे बड़े डिप्टी नज़ीर अहमद उस वक्त के जो लोग थे, उनका मैंने बचपन में पढ़ा था। वो कहते थे कि जब हमारा इम्तहान के दिन आते थे तो हम किताबें छोड़ देते थे। खुशी के दिन होते थे हमारे, इतनी तैयारी होती थी उनकी। वो कहते थे हमें खुशी महसूस होती थी कि यार इम्तहान दे रहे हैं अब हम। और आज क्या हालत है? क्यों कोई डरता है? इसलिए कि तैयारी पूरी नहीं होती। हाँ, क्यों खौफ खाता है? जी बिल्कुल। इम्तहान खौफ का नाम नहीं, इम्तहान मुकाबले का नाम है बस। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जनाब, हम देखते हैं कि इतना काम आपने किया है, इतना लिखा है, सराइकी में भी, फिर कायद-ए-आज़म पर भी, फिर कश्मीर के बारे में भी, पंजाबी में भी, उर्दू में भी, तनकीद भी आपने लिखी, दोस्तों पर भी मज़ामीन आपने लिखे, बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। तो ज़ाहिर है कि ये सारा काम जो है ये वक्त लेता है। और ये सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है इस लिखने लिखाने के काम से, वो आपका घर मुतासर होता है। बिलाशुबा, बिल्कुल सही। और घर में अगर एक ताउन की फ़ज़ा हो और घर में आपको ज़िंदगी का साथी ऐसा मिला हो जो आपकी इन मशगूलियात में आपके साथ मुआविन हो सके, या अपने वक्त जो है वो आपको एक तरह से वो रज़ाकाराना तौर पर ग्रांट कर सके, तो आप ये फरमाइए कि जो आपका घरेलू माहौल है, जो हमारी भाभी साहिबा हैं, तो क्या उन्होंने आपके साथ आपके लिखने पढ़ने के जो मशागिल हैं उसमें ताउन किया? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो बिल्कुल एक मिसाली और नमूने का जो मशरकी एक घराना होता है, हमारा वो घराना है। और बहुत बहुत ताउन, मैं कहता हूँ मैं कुछ बता नहीं सकता कि मेरी शरीक हयात ने कितना ताउन किया है। इसकी एक चीज़ मैं बताऊँगा, जब मैं शुरू के दिनों में लाहौर में था
तो वाइफ मेरे साथ आई तो इसने कहा कि आप लेट आते हैं, देर से आते हैं। अब पार्क टी हाउस से हो के आना तो हो उस महफिल से तो वो 9 बजे से पहले कहाँ पहुँचते उठते बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आरिफ अब्दुल मतीन साहब से अच्छा ख़ास तौर पे शिकवा किया कि जी ये घर देर से आते हैं। तो आरिफ साहब ने ये जब बात सुनी तो एक खंदा मुस्कुराते चेहरे के साथ सिर्फ मेरी तरफ देखा। मैंने कहा सर मैं लेट तो ज़रूर आऊँगा, बस एक जुमला मैंने कहा था। तो वो उसी से कहते हैं। फिर उसके बाद मैं लाहौर के बाद इस्लामाबाद में आया तो मेरी रूटीन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई। तो घर में भी मैं पढ़ता था। मेरा बेटा जब बहुत छोटा होता था वो किताबों को अपनी शौकने समझता था। अच्छा शौकने मेरे पास वो किताबें मौजूद हैं जिस पर उसने बाल पॉइंट से, बहुत छोटा था जब 2 साल का, बाल पॉइंट से रगड़े हुए थे उसके जो जिल्दें हैं। हाँ। तो ये एक होता है। तो किताब पढ़ना, और कोई किताब आज भी कभी कोई किताब मिल जाती है तो वो ख़त्म किए बगैर अगली सुबह नहीं होती। कभी होता है कि अगला दिन जाके उसको ख़त्म करें। लेकिन हम ये देखते हैं कि आपके जो साहिबजादे हैं जिनसे एक से मेरी मुलाकात है तो वो नहायत ही मतीन, नहायत ही शाइस्ता, बहुत ताबेदार बच्चा मुझे नज़र आया। ये अल्लाह का बहुत इनाम और करम है। दूसरा भी कि जितनी मेरी अच्छी शरीक हयात मुझे मिली जी। और मैं कहता हूँ कि दुख सुख, धूप हो छाँव हो, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, मेरा साथ ही दिया। और मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत के साथ मेरे साथ चल रहा है। यानी मेरा सही मानों में हाथ पाँव बाजू और मेरा कंधा वो बना हुआ है। वाह वाह, अल्लाह खुश रखे। अच्छा एक और पहलू भी आपका है जो बड़ा ख़ास है कि आपने अनपेड बहुत काम किए हैं या आपको बहुत कम अदायगी की गई और आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया गया, ऐसे वाक़यात भी हमको बहुत मिलते हैं। तो जब आपको मुनासिब मुआवजा भी ना मिल रहा हो, आपकी आदत यह है कि जिस काम को भी हाथ लगाना है या करना है उसे बदिलो जान करना है। तो ये आदत कैसे डेवलप हुई कि आपने पैसे को कुछ वक़्त ही नहीं दी, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाई, आपने सिर्फ अपने काम से काम रखा? बड़ा मज़ेदार सवाल आपने किया है, इसलिए कि ये एक सतह पे बहुत पर्सनल भी बन जाता है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि ये अमल कब से शुरू हुआ था, मेरी ज़िंदगी का और मेरे मामूलात का हिस्सा कब बना मुझे नहीं याद, लेकिन आज तक वो मौजूद है, वो जारी है आज तक। तो मैं इसको यही समझता हूँ कि मेरे स्कूल के ज़माने से, मेरे कॉलेज के ज़माने से, यूनिवर्सिटी के ज़माने से और फिर जॉब के दौरान मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिनकी वजह से मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप हुई। एक दरवेशी मेरे अंदर है, मैं किसी पे बोझ नहीं बनता, कभी भी नहीं, अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। जहाँ झगड़ा शुरू होने लगे तो लाखों का कज़िया भी हो तो मैं वहाँ से स्टेप डाउन कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक तरबियत का हिस्सा है। तो मुझे इस पे फ़ख्र है, मैं इसको अपना कोई नुकसान नहीं समझता। मैंने लाखों के नुकसान, अपनी जॉब जब ख़त्म हो रहा था मेरा, तो मैंने उसमें लाखों का नुकसान किया। मैं कोर्ट में नहीं गया, किसी इदारे से टकराव नहीं किया था। जिस इदारे पे मैंने सारी उम्र काम किया था उससे मैं टकराव नहीं चाहता था। क्या बात, क्या बात, ये बड़ी अज़मत की बात है जनाब। और मतलब ये हमारे असातिज़ा की और हमारे बड़ों की पैसे को महवर नहीं बनाना है, वो देन है। मेरे वालिद साहब का भी है इसमें हाथ, मेरी वालदा का भी है, क्योंकि पहली दरसगाह जो है वो घर होती है। जो लाशऊर में है मेरे शऊर में और शक्ल में निकली हाई स्कूल में जाके। अच्छा, अभी कुछ देर पहले जिक्र आया था फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब का, वो जो हमारे सोहेल अहमद साहब के हवाले नाना जी। तो उस वक्त मैं वो याद करने की कोशिश कर रहा था। उनका एक शेर है जो पूरा याद नहीं आया था, मुझे खुद याद नहीं होगा उनका। तो वो एमए में उन दिनों रट्टे लगाए कि दुनिया दे विच रख फ़कीरा एहो जिहा बैन खलोन। दुनिया दे विच रख फ़कीरा एहो जिहा बैन खलोन, तू होवे ता हसन लोकी ना होवे ता रोन। वाह 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 वाह। ये एक शेर मुझे पूरा याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ये क्या यानी एक फ़कीर की, एक दरवेश की
ये कि जो कहिए कि हमें हिदायत है, हमें तलकीन है कि दुनिया दे विच रख फ़कीरा एहो जिहा बैन खलोन, तू होवे ता हसन लोकी ना होवे ता रोन। क्या बात है। अब देखें ना, ये इसके अंदर आपकी क्लासिकी रिवायत का वो फिक्री रौ सारी नज़र आती है। जी बिल्कुल, दूसरे मिसरे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें ये सारी, तो डॉक्टर फ़कीर हुसैन फ़कीर नुमाइंदगी करते हैं ख़ास तौर पर पिछले वक्त के लोगों की। तो पंजाबी ज़ुबान को तो वलियों की ज़ुबान कहा जाता है। आज भी पंजाबी का लबो लहजा वलियों का सा है। इसको कौन कौन से नसीब नहीं हुए। सुभान अल्लाह, नाम लेने पे आए तो फहरिस्त ख़त्म होने को ना आए। तो पंजाबी ज़ुबान बड़ी तवाना ज़ुबान है, बड़ी चाशनी वाली। भाई मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को आप देख लें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुल्ले शाह को देख लें, पीर वारिस शाह को देख लें, ख्वाजा फरीद को देख लें, बाबा फरीद को, ख्वाजा फरीद को मोती पुरोए हुए हैं सारे मैं कहता हूँ ने अपने कलाम में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बात और ये शेर भी मुझे दरअसल याद आया। कुछ नहीं, आपने बड़ा अच्छा याद किया। एक में भी याद आया जो आपने अपना रवैया बताया है कि लोग तो रुपए की खातिर मालूम नहीं क्या क्या कुछ करते हैं अपने मफाद की खातिर। तो ऐसा न करना, ये बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जो ज़ाहिर है कि लोगों के दरमियान भी आपकी इज़्ज़त ज़्यादा इस चीज़ ने की होगी। मेरे दिल में भी आपकी इज़्ज़त बढ़ी है आपका ये रवैया देख कर। तो बहरहाल ये एक रेयर रवैया है, लेकिन जहाँ है बहुत गनीमत है और ऐसे लोगों की अज़मत को सलाम करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की, अच्छी बात की ज़ियाउद्दीन रहीम साहब आपने, कि बंदे सामने तौर पे ज़ाहिरन ये समझ रहे होते हैं कि उसको नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान नहीं हुआ। ये चीज़ें हमें किसी पोटली में नहीं मिलती। आज तो हम सजदा भी करते हैं तो उठते हुए दिल में ख्वाहिश होती है कि इसके अंदर से कोई डॉलर भी निकल आए। तो हम इस कदर यानी वो बन गए हैं, जिसको हमें कहना चाहिए कि मटेरियलिस्टिक बन गए हैं। ये तो हमें बाहर से नज़रियात मिले, ये बाहर से आई हुई चीज़ें थीं जिन्होंने हमें खोखला किया, हमारी नस्लों को ख़राब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़िक्र और सोच ज़्यादा अच्छाई की तरफ जा रही है, लेकिन मजमूई तौर पे मैं उससे इतना होपफुल भी नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि वो जो मटेरियलिस्टिक होना है कि मुझे पैसा मिले, पैसा किसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसे को उस अंदाज में किया जाए। हम अपने आकाए नामदार हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें। हमने उन तालीमात को कहाँ रख छोड़ा है। अहमद फराज का नात का शेर क्या था। तो यानी नातिया शहर आशोब भी तो एक है। मौलाना हाली ने क्या दिया था, पूरा नातिया शहर आशोब दिया था उसने। वो एक दुखड़ा सुनाया था उम्मत मुस्लिमा का। तो हम इससे बातें सर करते हैं, हम इसको फैशन बना लिया है। फैशन नहीं। मसलन मैं कायद आज़म पर, मैं कश्मीर पर, जिन दिनों मैंने कश्मीर की किताबें कर रहा था, उन दिनों कश्मीर का कोई गुलगुला कुछ नहीं था। मेरे दोस्त कहते थे यार किस चीज़ की तरफ पड़े हो। मैंने कहा कश्मीर मेरे यहाँ है, मेरे दिल में है मौजूद। मेरा दिल कश्मीर है। कश्मीर